मैं सचिन कुमार शर्मा विजन इंडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल हेलो आइकन। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन शर्मा। और ये आपकी सीरीज चल रही थी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथ्स की, और इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 करा चुका हूँ। और अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज है जो है आपकी विविध प्रश्नावली, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे आज। इसमें जो भी आपके इजी क्वेश्चन है उसको मैं ऑलरेडी समझा दूंगा, और जो आपके टफ क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, उनको मैं अच्छे से पेपर पर कॉपी पे सॉल्व कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय चैप्टर फर्स्ट की विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन किसका उपसमुच्चय है, निर्णय कीजिए। इसमें आपको ये बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी समुच्चय अगर उसके सभी अवयव किसी दूसरे बड़े समुच्चय में उपस्थित होते हैं तो उसको हम उसका उपसमुच्चय कहते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ए एक वैल्यू दे रखी है जिसमें लिखा है एक्स इस प्रकार है कि एक्स सदैव की वास्तविक संख्या है और एक्स का जो मान है उस समीकरण के हल हैं। अगर इस समीकरण को हम हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, अगर हम 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर होंगे आपके 6 दूनी 12, यानी इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके 6 और 2 यानी 6 -2 और -2 करेंगे, और ये हमारी जो वैल्यू निकल के आएंगे ये आ जाएंगे आपकी -6 और -2, +6 और -2, दो रूट आपके निकल के आएंगे। ठीक है, तो दोनों ही वास्तविक संख्या -2 और 6 संतुष्ट करने वाली वास्तविक संख्या है। अब उसमें बाद में दे रखा है सभी संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं, और बी हमें एक समुच्चय दे रखा है 2 4 6, और सी एक समुच्चय दे रखा है 2 4 6 8, और डी एक समुच्चय दे रखा है केवल 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समुच्चय जो ए बनेगा उस ए समुच्चय की जो वैल्यू होगी वो ए समुच्चय की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी -2,6। अब आप देख रहे हैं कि समुच्चय ए के -2 जो है वो ना तो बी में बिलोंग करता है, ना ही सी में बिलोंग करता है, और ना ही डी में बिलोंग करता है। इसका मतलब ए किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि डी में जो एलिमेंट हैं आपके वो एलिमेंट ए के अंदर मैच हो रहे हैं। इसका मतलब डी जो है वो आपका उपसमुच्चय है किसका, ए का। ठीक है, सबसे पहली बात डी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बी पार्ट की बात करते हैं, तो बी में लिखा है आपका 2 4 6, बी में आपका 2 4 6 लिखा है। इस 2 4 6 का मतलब ये है कि 2 4 6 जिसके पास होगा उसका ये प्रॉपर समुच्चय होगा। अब देखो इसमें आपका डी में क्या लिखा है, 6 लिखा है, सबसे छोटा समुच्चय आपका डी है, और ये 6 आपका सी के अंदर भी मौजूद है और बी के अंदर भी मौजूद है। इसका मतलब डी जो है वो आपका उपसमुच्चय है किसका, उपसमुच्चय आपका ए का भी है, डी आपका उपसमुच्चय बी का भी है, डी आपका उपसमुच्चय सी का भी है। इस तरीके से आपको दिखाना है। अब डी से बड़ा क्या था, डी से बड़ा हमारा था ए, लेकिन ए के अंदर -2 था, ए के अंदर जो वैल्यू थी वो -2 और 6 थी। अब आप इसमें देख रहे हैं कि -2 जो है वो बी सी में किसी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ए जो है किसी का भी उपसमुच्चय नहीं होगा। अब हम उससे बड़े समुच्चय को लेंगे, वो है आपका 2 4 6। 2 4 6 आपका सी में बिलोंग करता है। इसका मतलब सी सबसे बड़ा हो गया और इसके अंदर बी के सभी अवयव उपस्थित हैं। इसका मतलब समुच्चय बी जो है वो उपसमुच्चय हो गया किसका, सी का। तो यहाँ पर आपको एक तो डी के ये 3 उपसमुच्चय बनेंगे, फिर ए जो है डी जो है आप ए जो है वो आपका सी का उपसमुच्चय बनेगा। ए आपका उपसमुच्चय नहीं बनेगा, जब बल्कि आपका बी आपका उपसमुच्चय बनेगा सी का। ठीक है, तो ये आपका उपसमुच्चय और उस समुच्चय की पहचान हो गई। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, एक्स एक अवयव है तथा ए एक अवयव। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के सेकंड कथन की अगर हम बात करें तो कैपिटल ए और कैपिटल बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं। अगर हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात करें तो हमेशा ये कैपिटल शब्द समुच्चय को निरूपित करते हैं, और दो समुच्चय के बीच में कभी भी इस टाइप का चिन्ह नहीं आता। ये हमेशा तब आता है जब एक तरफ आपका अवयव लिखा हो और एक तरफ आपका समुच्चय लिखा हो। ठीक है, तो कभी भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का अवयव नहीं होता, बल्कि उसको सबसेट या प्रॉपर सबसेट होता है, उस समुच्चय या उचित उपसमुच्चय होता है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। अगर यहाँ पे उपसमुच्चय की बात होती तो ये कथन सही था। तो ये हमारा कथन क्या है, आवश्यक नहीं है कि एक्स इसका सही ऑप्शन होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य हो गया। इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ए क्या है, उपसमुच्चय बी का। अब बी क्या है, यहाँ पे भी आपका बिलोंग्स की बात हो रही है, तो ये कथन भी हमारा गलत हो गया। सी की अगर हम बात करें तो ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ए के सभी अवयव बी में मौजूद है और बी के सभी अवयव सी में मौजूद हैं।
कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ए का बड़ा भाई बी है और बी का बड़ा भाई सी है। इसका मतलब ए जो है वो बी का छोटा भाई है और बी जो है वो सी का छोटा भाई है। तो इसका मतलब ए जो होगा वो भी सी का छोटा भाई होगा। इसका मतलब ये कथन हो गया हमारा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम फोर्थ पार्ट को पढ़ के देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा है कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है और बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ए भी ए सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। बिल्कुल सही। यानी अगर हम फर्स्ट कंडीशन को बिलोंग्स टू यानी सबसेट लिखेंगे तो ये सबसेट थर्ड वाला बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है नॉट सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है, उपसमुच्चय नहीं है तो ये भी उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये कथन हमारा सही है। अब उससे अगले वाले में क्या दे रखा है कि x जो है वो बिलोंग्स करता है a में, जबकि a जो है वो उपसमुच्चय नहीं है b का, और x b में बिलोंग करेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि a के सभी अवयव b के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। और जो एलिमेंट a के अंदर होंगे जरूरी नहीं है b के अंदर हों, यानी कंफर्म नहीं है, इसलिए ये कथन कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट आपका 6 पार्ट दे रखा है, a सबसेट है b का और x बिलोंग्स करता है b में, तो क्या x a में भी बिलोंग करेगा? तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन कंफर्म नहीं है, यानी 100% श्योर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यहाँ पर एक कथन ऐसा एलिमेंट कोई ना कोई अवश्य होगा जो बी के अंदर तो होगा लेकिन ए के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये समुच्चय आपका जो है ये उचित उपसमुच्चय है, यानी ए हमेशा बी से छोटा है। इसका मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अवश्य होगा जो ए के अंदर नहीं होगा। तो ये वही एलिमेंट हो सकता है। चलिए इसका 6 का आंसर देखते हैं क्या लिखा है। 6 वाले में आपका लिखा है कि कथन आपका क्या है, सत्य है, यानी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा, मान लीजिए कि एबीसी ऐसे समुच्चय जिसमें ए और यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, तो दर्शाइए कि बी बराबर होगा सी के। अब यहाँ पर दे रखा है कि ए और बी का यूनियन जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है। इसका मतलब अगर हम ए के साथ बी को जोड़ दें या ए के साथ सी को जोड़ दें तो दोनों ही वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अब हमने उपसमुच्चय में समुच्चय के यूनियन और इंटरसेक्शन में एक नियम नहीं पढ़ा था जिसको हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है, अगर लेफ्ट में कोई भी वैल्यू यूनियन में दे रखी है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि ए जो है वो आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, और हमें सिद्ध करना है तथा ये हमें वैल्यू बराबर दे रखी है तो हमें सिद्ध करना है कि बी सी के बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट दे रखा है उसको लिखा है ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, और दोनों तरफ हमने क्या किया है, सी का इंटरसेक्शन कर लिया। सी का इंटरसेक्शन लेने पर आप देख रहे हैं कि अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये आपका वितरण नियम बनेगा, जिसे हम राइट से वितरण करेंगे सीधे हाथ से, जिसमें सी का आपका इंटरसेक्शन ए के साथ आएगा, सी का इंटरसेक्शन सी के साथ आएगा। इसी में यहाँ पर देखें तो सी का इंटरसेक्शन ए के साथ आएगा, सी का इंटरसेक्शन बी के साथ आएगा, और बीच में आपका यूनियन रहेगा और यहाँ भी आपका यूनियन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, सी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से सॉल्व होकर सी के ही इक्वल आएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, इसलिए यहाँ पर इसको चेंज करके कुछ इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे जो आपका इसके बराबर आएगा, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू को हम इसमें चेंज कर लेंगे और यहाँ पर सी लिख देंगे। तो सी इसके बराबर आने का मतलब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। इसी तरीके से हम सेकंड वाला स्टेटमेंट लेंगे और सेकंड वाले स्टेटमेंट को यहाँ लिखने के बाद इसमें दोनों तरफ हम बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। बी का इंटरसेक्शन लेने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो बी के इक्वल निकल के आएगी, और इधर जो वैल्यू होगी आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को आप देखें तो यही वैल्यू ए के बराबर है और यही वैल्यू आपकी वी के बराबर आ रही है। जब दोनों ही वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड कंडीशन होती है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। दिखाई कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं, यानी चारों प्रतिबंध क्या हैं, एक दूसरे के समान हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कथन की, ए सबसेट है बी का, यानी स्वतुल्य का मतलब तुल्य का मतलब प्रतिबंध तुल्य का मतलब ये है कि अगर ये कथन सही है तो इसके साथ साथ इसी की वजह से ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, यानी चारों कथन सही होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए के सभी अवयव बी के अंदर मौजूद हैं, ए के सभी अवयव बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो भी ए के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट वाला कथन आपका
इसका ये मीनिंग है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम ए में से बी को माइनस कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 5 मिलेगी। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव बी के अंदर मौजूद होंगे और वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 5 मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कथन अगर हम सही मान लेते हैं तो उसकी तर्ज पर अगर हम चेक करें सेकंड ऑप्शन को तो वो आपका क्या बैठ रहा है? सही बैठ रहा है। अगर हम फर्स्ट को ही लेके चलें और फर्स्ट को चेक करें सेकंड थर्ड से, या सेकंड को चेक करें थर्ड से, ठीक है, किसी से भी चेक कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है बी के बराबर होगा। हम जानते हैं कि यूनियन में क्या होता है? एलिमेंट का संग हो जाता है, एक साथ हो जाते हैं। तो हम जानते हैं बी के अंदर सारे एलिमेंट वही हैं जो ए के अंदर हैं। ठीक है, यानी बी के पास सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं वो हैं जो ए के पास मौजूद हैं, और ए के सभी अवयव बी के अंदर अवश्य होंगे। और ए बी को यूनियन करने पर कोई भी एलिमेंट आपका एक्स्ट्रा नहीं होगा जो बी में ना हो, इसलिए बी के बराबर होगा। फोर्थ पार्ट में आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए के पास दे रखा है। इसका मतलब ए के सभी अवयव बी के अंदर मौजूद होंगे, इसलिए जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए के अंदर और बी के अंदर दोनों में ही मौजूद होंगे, इसलिए वो ए के बराबर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ सभी पार्ट प्रूफ हो रहे हैं और यहाँ पर हमें यही दिखाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें दे रखा है कि ए अगर उप समुच्चय है बी का तो सी माइनस बी भी उप समुच्चय होगा सी माइनस ए का। देखिए इसका कथन बहुत ही सिंपल सा है। मैंने आपको बीच बीच में कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, उस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि अगर यूनियन आता है, कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए में या एक्स बिलोंग करेगा बी में। अगर कहीं पे माइनस आता है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा, अगर कहीं पर माइनस आता है और उसके बाहर हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स ए में तो बिलोंग करेगा, और शब्द लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में। तो माइनस का शब्द जो होता है अगर हम उस सेट में किसी भी एलिमेंट को बिलोंग कराते हैं तो बिलोंग करने का मतलब ये होता है कि उसमें पहले वाले में तो बिलोंग करेगा लेकिन सेकंड वाले में बिलोंग नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा कि ए सबसेट बी है, यानी जो एलिमेंट ए के अंदर होगा वो बी के अंदर अवश्य होगा। अब तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि फर्स्ट जो है सेकंड वाले का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो चलिए हमने सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिया है एक्स जो बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी में। इसका मतलब एक्स जो है वो सी में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, और बीच में क्या आएगा? और का मतलब तथा भी होता है, तो यहाँ पर तथा शब्द यूज़ किया है। हम जानते हैं कोई एलिमेंट अगर आपका बी में नहीं है तो ए में भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी का ही तो उपसमुच्चय है, क्योंकि ए को जो बनाया गया है वो बी के एलिमेंट लेकर ही बनाया गया है, इसलिए ए के अंदर केवल वही एलिमेंट हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं बी के अंदर मौजूद होंगे। इसका मतलब जब एक्स बी के अंदर नहीं है तो एक्स ए के अंदर भी नहीं होगा। तो हम इस कथन को इस कथन से क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, जहाँ लिखा था सी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, अब हो गया आपका एक्स बिलोंग्स टू सी तथा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। जिसमें नॉट बिलोंग्स टू होता है उसे हम माइनस में चेंज कर देते हैं। तो हमने लेके चले थे आपका एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी और हमने बना दिया एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। और ये कथन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी भी सेट में बिलोंग करता है और लास्ट में सॉल्व करते करते अगर हम ले आएँ कि वही एलिमेंट किसी दूसरे सेट में बिलोंग करता है तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, हम लेकर चले सी माइनस बी और हमने बना दिया सी माइनस ए वही एलिमेंट, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला सेकेंड वाले का क्या होगा? सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो लिखा है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। अगर बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी के बराबर होगा। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर आप देखें कि ए बी के बराबर होगा पावर सेट, ऐसा एलिमेंटों की हम संख्या मानकर कर सकते हैं। मान लो कोई भी आपका समुच्चय दे रखा है ए और बी, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट सेट को लेट कर लें, सेकेंड कंडीशन को प्रूव कर दें, या सेकेंड कंडीशन को आप लेट कर लें कि ए की वैल्यू जो है आपकी वो 1 2 3 है और बी को हम लेट कर लें इसी क्रम में 2, 3, 1 की फॉर्म में। एलिमेंट तो इक्वल हैं इसलिए दोनों सेट भी इक्वल होंगे और यहाँ पर दोनों के ही हम पावर सेट निकाल देंगे, वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो जरूरी नहीं हम इस तरीके से करें, हम इस तरीके से भी इसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किसी भी दो समुच्चय ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से कोई भी दो समुच्चय मान लेंगे और समुच्चय मानकर उनको दोनों तरफ से अपनी अपनी वैल्यू निकाल देंगे। पहले उनका आप यूनियन लेंगे, यूनियन लेने के बाद उनका हम पावर सेट यानी घात समुच्चय निकालेंगे और फिर उनका अलग अलग घात समुच्चय निकाल कर उनका यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप यहाँ पर सिंगल एलिमेंट लें, आप यहाँ पर 2 2 एलिमेंट भी ले सकते हैं। मान लिया आपने ए के अंदर ए कॉमा बी लिख लिया है और बी के अंदर आप सी कॉमा डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 में किन्हीं भी दो समुच्चय ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर है। अगर हमारा ए बराबर दे रखा है ए इन यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी, इसी तरीके से ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी, ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए, यानी ये इसके बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है।
अब यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर दे रखा है कि ए माइनस बी का जो मान होता है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, ठीक है। और बी का यूनियन अगर हम बी डैश के साथ करते हैं तो वो यू के बराबर होता है। बी माइनस ए करते हैं तो उसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए डैश के बराबर होता है। इस तरीके के हम कुछ कथन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, फर्स्ट वाले कथन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इस वाले कथन को उन्होंने लिखा है और यहाँ पर लिखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी डैश से। अगर कहीं ना कहीं आप बैनारेक बनाए तो बैनारेक के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, ठीक है। आप अलग से कमेंट्स करके पूछ लेंगे, मैं उसको वेन डायग्राम के द्वारा सॉल्व करा दूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इसका वितरण नियम आप दोबारा देखें तो एक में क्या लिखा है आपका ए और यहाँ पर लिखा है आपका ए, यहाँ लिखा है आपका इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन लिखा है लेकिन यहाँ बी है और यहाँ पर आपका बी डैश है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ए का वितरण हुआ है इंटरसेक्शन के साथ में और बी बी डैश पर। तो इन्होंने फिर से इसको ओपन क्लोज कर दिया है और इस फॉर्मूले को फिर से इस तरीके से लिख दिया है कि ए का अगर हम इंटरसेक्शन करें, वितरण करें किस पे, ए यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश पर, तो बी डैश बी यूनियन पर इंटरसेक्शन करें, कुछ इस तरीके से कंडीशन ही बनकर आएगी जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश का अगर हम वितरण करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश आएगा और बीच में क्या आएगा, यूनियन। तो इसको उन्होंने फिर से क्लोज कर दिया है और आप देखेंगे कि बी का बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पर उन्होंने यू लिख लिया है और हम किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सेट ही बनता है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर आ गया। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समुच्चय में गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए के। ये अभी हमने सॉल्व किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें एक्स बिलोंग्स टू एलिमेंट लेकर भी कर सकते हैं। ये थ्योरम आपको मैं कॉपी पेन पर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप कोई भी थ्योरम पूछना चाहते हैं तो उसे आप किसी वेन डायग्राम के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं इसको फॉर्मूला बेस पर भी करा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी से है। आप देख रहे हैं कि एक इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, एक इंटरसेक्शन सी के साथ लिया जो आपस में बराबर है। तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप का पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये दो कुछ सेट माने हैं उनके द्वारा किया है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बी और सी को इक्वल लेकर चलेंगे और ए सेट को अपनी तरफ से ले लेंगे। यहाँ पर बी और सी आपका इक्वल है और इक्वल होने के साथ साथ सी ए आपका कोई अलग सेट है और ये दोनों कंडीशन आप निकाल के दिखाएंगे और दोनों ही बराबर आएगी। 11 क्वेश्चन में कहा है कि मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि किसी भी समुच्चय एक्स के लिए ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर होगा बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5 तथा ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर होगा बी के। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप पीछे देख चुके हैं। यहाँ पर एक कथन का हम यूज़ करेंगे जिसमें हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो सेट आपके अगर इक्वल प्रूफ करने होते हैं तो हमें ये दिखाना होता है कि वो एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं। अगर वो एक दूसरे के उपसमुच्चय, यानी हम कह सकते हैं कि अगर P उपसमुच्चय है Q का और Q उपसमुच्चय है P का, तो इसका मतलब P और Q आपस में क्या रहे होंगे, समान रहे होंगे। इसीलिए अगर हमें इनको इक्वल दिखाना है, अगर हमें इनको इक्वल दिखाना है ए और बी को, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के उपसमुच्चय दिखाने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिए गए कथन ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स को लिया है और कोई भी एक्स के लिए इन्होंने दोनों तरफ से क्या किया है, ए का इंटरसेक्शन ले लिया है, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन लेने के बाद इनका वितरण कर दिया है। वितरण के अनुसार आप देखेंगे तो इनकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी ए निकल के आएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल के आती है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। इस तरीके से पता चल रहा है कि ए जो है आपका वो सबसेट होगा बी का। इसी तरीके से जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे और बी को ए का उपसमुच्चय दिखाएंगे और दोनों को हम बराबर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको स्टडी कर सकते हैं। ऐसे समुच्चय क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें। ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए जिसमें ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी अतिरिक्त समुच्चय हों और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 हो। यानी आपको करना क्या है, आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेट करना है। यानी आपको ऐसे 3 समुच्चय लेट करने हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी जो लेट किए हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है जो तीनों में मौजूद हो। अगर आप देखेंगे इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, अगर इसमें 3 आपका मैच हो रहा है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें आपका 5 है तो इसमें 5 नहीं है। इस तरीके से आप देखें तो तीनों ही समुच्चय एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, यानी कोई भी एलिमेंट तीनों में एक साथ बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उनको आप ज्ञात कर देंगे और तीनों ही क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं आप या फिर फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन लिखा है, किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय तथा 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें कम से कम उन व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जो चाय या कॉफ़ी किसी एक पेय पदार्थ को पीते हैं, यानी टी और यूनियन सी। आपको ये निकालना है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 150, 225 और ये 100। अब इन दोनों को हम देखें तो नंबर ऑफ टी जो है वो आपका 150 है, नंबर ऑफ सी जो है वो आपका 225 है और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी जो है वो 100 गिवन है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर हमें यूनियन की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब 275 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक पेय पदार्थ पीते हैं, या तो पहला या दूसरा या फिर दोनों। लेकिन यहाँ पर कुल जो विद्यार्थी दे रखे हैं वो कितने हैं, वो आपके 600 हैं। तो 275 को हम 600 में से माइनस कर देंगे। रिमेनिंग जो बचेंगे वो आपके क्या होंगे, ऐसे स्टूडेंट या फिर ऐसे छात्र जो कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक हिंदी या अंग्रेजी जानने बताया, समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सीधी सी बात, हम इसमें क्या करेंगे, पहले कॉमन वाले को फिल करेंगे, वरना आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप उसे कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं तथा 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 वेन डायग्राम बनेंगे, हमारे 3 समुच्चय के द्वारा होगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो इसमें देखेंगे हम किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो टोटल आपके 60 लोगों के सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया है। 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, एच मतलब आप हिंदी से ले सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एच की जो वैल्यू होगी वो आप दिखाएंगे 25। दूसरा देखा 26 लोग जो है आपके समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, इसलिए नंबर ऑफ टी की जो संख्या होगी वो आप 26 दिखाएंगे। फिर आपका आई तीसरा समाचार पत्र है जिसकी संख्या दे रखी है 26, तो आप 26 दिखाएंगे। तो तीनों की संख्या हो गई। अगर आप सिंपल वे में कहें तो 25 जो हैं ऐसे छात्र या व्यक्ति हैं जो कि एच समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 26 जो हैं ऐसे हैं जो टी समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 26 ऐसे हैं जो कि आई समाचार पत्र पढ़ते हैं। इन पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने दे रखा है कि 9 लोग जो हैं एच और आई दोनों विषय पढ़ते हैं। अब दोनों का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन से प्रदर्शित किया है। फिर आगे पढ़ेंगे तो 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं, तो एच और टी का इंटरसेक्शन दिखाया है 11 के लिए। और फिर 8 लोग ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ते हैं, तो इसके लिए इंटरसेक्शन दिखाया है। फिर कहा है 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसलिए तीनों का ही इंटरसेक्शन दिखाया है। तो सिंपल सा तरीका है। इसमें पूछा है कम से कम एक समाचार पत्र वाले पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। इसका मतलब यहाँ पर पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया था कि हम फर्स्ट वाली तीनों वैल्यू को प्लस कर देंगे, सेकंड वाली तीनों वैल्यू को माइनस कर देंगे और थर्ड वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे। ये फॉर्मूला मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो कहा इसमें ठीक केवल एक समाचार पत्र वाले पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा, वरना आप इसके अलावा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर लें। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी सॉल्व करके देखते हैं। मैंने बताया था कि जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम हम जितने समुच्चय होते हैं उस हिसाब से बनाते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर 3 समुच्चय हैं, तीनों समुच्चय में 3 वेन डायग्राम बनाए हैं। तो सबसे पहले हम उनकी संख्या फिल करते हैं जो तीनों में कॉमन है। तो आपने पीछे पढ़ा था कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है, एच टी और ये आपका आई। तो ये जो 3 हैं वो आपके 3 हम कहाँ लिख देंगे, बीच वाले कॉलम में लिख देंगे 3। उसके बाद अब आएंगे सबसे पहले 2 में कॉमन, जिसमें 2 में कॉमन आपके दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एच कॉमन आई की जो संख्या है वो आपकी 9 है। एच कॉमन आई की संख्या जो 9 है, तो ये आपका एच है और ये आपका आई है। अगर इसमें देखें तो कॉमन में 3 तो लिख चुके हैं। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 6, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। ये दोनों के कॉमन एरिया एच और आई के। इसी तरीके से आप देखें तो टी और आई का कॉमन कितना दे रखा है, टी और आई का कॉमन आपका 8 दे रखा है। तो टी और आई की अगर हम बात करें कॉमन में 3 तो लिख चुके हैं, 3 के अलावा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, 6 और 5। इसके बाद हम देखेंगे कि एच और टी का जो इंटरसेक्शन है वो आपका 11 है। तो यहाँ पर 3 तो लिख चुके हैं, तो 11 में से 3 अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका 8 बचेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 25 क्या था, एच, ठीक है। एच समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी थी, 25। लेकिन आप इस सर्किल की अगर हम बात करें तो इस सर्किल में आप देख रहे हैं एच वाली सर्किल में 8, 3, 6, अगर हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं 6 और 3 9, 9 और 8 17, और 25 में से अगर हम 17 को माइनस कर देते हैं
25 में से 17 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपका 8। ठीक है, तो ये संख्या आपकी 8 हो जाती है। इसी तरीके से दूसरे में क्या लिखा है आपका 26। दूसरे सर्किल टी में आप देखें तो 8 3 11, 11 और 5, 8 3 11, 11 और 5 आपका कितना हो जाएगा 16, और 26 करने के लिए आपको 10 और चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 10। तो ये केवल वो एरिया प्रदर्शित करता है जिसमें केवल शब्द के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ आपका 10 है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आपका 26 है। 26 यानी अगर हम आई वाले में देखें तो 6 3 5, 6 3 5 यानी 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 को अगर हम 26 में से घटा दें तो यहाँ पर मिलेगा हमारा 12। तो हम क्या करेंगे 8 10 और 12 को जोड़ लेंगे, तो 12 और 20, 20 और 10 30। तो देखिए यहाँ पर भी 30 लिखा है। इनका तरीका कुछ अलग है और हम वेन डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट से वीडियो के माध्यम से अगेन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी तथा 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए और बी पसंद करते हैं, 12 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं, सी तथा ए पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से जिसे आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहीं पर एक वेन डायग्राम द्वारा सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। तो सबसे पहले ए बी सी, तो हम यहाँ पर 3 वेन डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए को प्रदर्शित किया है, ये आपका बी है, और इसको मैंने दिखाया सी। तो ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए बी है, और ये हमारे लिए सी हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो तीनों में ही कॉमन है। तो इसमें लिखा है कि 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तीनों में कॉमन एरिया में लिखा 8। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 2 2 में कॉमन। तो 2 2 का मतलब ये है कि अगर हम ए और बी के इंटरसेक्शन की बात करें तो 14 दे रखा है, और ए बी का इंटरसेक्शन 8 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। फिर हम देखेंगे सी और ए का इंटरसेक्शन आपका 12 दे रखा है। तो सी और ए का इंटरसेक्शन हमने 8 तो लिख रखा है, तो 8 और 4 कितना हो गया हमारा 12। इसी तरीके से बी और सी का इंटरसेक्शन आपका 14 है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन 14 के लिए हमने 8 तो लिख चुके हैं। तो 8 और 6 आपका ये हो जाएगा 14। अब बचता है केवल ए की बात। केवल ए की अगर हम बात करें तो इसमें 21 दे रखा है, और ए सर्किल में हमारे 4 एरिया बने हुए हैं, जिसमें से एक एरिया खाली है जिसमें 6 8 और 4 लिखा हुआ है। तो 6 और 4 10 और 18, और टोटल है यहाँ पर 21। तो 18 और 21 के आने के लिए हमें 3 और चाहिए। इसी तरीके से बी की बात करें तो बी में 6 6 12 और 8 20 होता है। 20 हमारा लिखा हुआ है, जबकि बी में कितने 26, इसका मतलब 6 और चाहिए। इसी तरीके से आप देखें तो सी सर्किल में, तो सी सर्किल का हमारी वैल्यू कितनी है 29, और सी में आपका लिखा है 6 4 10 और 18, और हमें करना है 29। सी में कितना है आपका 29 है। तो आपका 6 4 10 18 29 करने के लिए आपको कितना और चाहिए 11 और चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसे कंप्लीट आपका वेन डायग्राम जो बना है इसमें जितनी वैल्यू रखी है आप सबका क्या कर देंगे योगफल कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखें 3 3 और 6 9, 9 और 11 20, 20 6 26, 26 और 8 34, 34 और 4 38, 38 और 6 38 और 6 44। यानी कम से कम एक उत्पाद को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है आपकी 46 है। इसमें लिखा है केवल सी को पसंद करते हैं। तो केवल सी वाले कितने हैं आपके 11। तो देखिए इसका आंसर भी 11 दे रखा है। ठीक है, जो केवल सी की बात कर रहे हैं वो आपके कितने हैं 11 हैं। तो चलिए ये एक्सरसाइज आपकी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे आप कमेंट्स के माध्यम से शेयर करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी भी तरह की कोई एडवाइस हो, कोई कमी हो तो उसे भी ज़रूर बताएं, मैं उसमें सुधार करूँगा, ताकि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता रहे और आपको अच्छी तरीके से सीरीज़ को लाभ मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई सेल्फ सचिन शर्मा, और मैं फर्स्ट ईयर NCERT में